आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की केमिस्ट्री है, ठीक है। आम्ल, क्षारक तथा लवण। आम्ल, क्षारक तथा लवण में आपको क्या, आम्ल तथा क्षारक क्या होते हैं, आर्हेनियस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि, ठीक है, तो इस तरह से ये एसिड आर्हेनियस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है। ठीक है, अब आपको क्या बताना, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत द्वारा। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो क्या है एसिड, क्यों, क्योंकि इसने H प्लस को मुक्त किया हुआ है। अब ये H प्लस और यहां पर ये आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की केमिस्ट्री है, ठीक है। आम्ल, क्षारक तथा लवण। आम्ल, क्षारक तथा लवण में आपको क्या देखना है कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अम्ल तथा क्षारक क्या होते हैं। अम्ल तथा क्षारक क्या होते हैं, आर्हेनियस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले अम्ल तथा क्षारक क्या होते हैं, आर्हेनियस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट करें। तो अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो H आयन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। इट मीन्स H plus HCl is equal to H plus Cl minus। H plus Cl minus। अब HCl ने क्या किया है, H प्लस को लूज किया है, तो इसलिए HCl हमारा क्या हो गया, एसिड। ठीक है, अब इस एसिड की जगह हम क्या कर दें, कोई दूसरा एसिड ले लें। जैसे मान लीजिए HNO3, ये HNO3 दूसरा कंपाउंड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H प्लस लूज करेगा, H प्लस NO3 माइनस। तो इसने क्या किया है, H प्लस आयन को लूज किया है, इसलिए ये भी क्या हो गया, एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये एसिड आर्हेनियस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत यानी आधुनिक सिद्धांत द्वारा अम्ल क्षारक को स्पष्ट करो। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत द्वारा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत क्या कहता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, H प्लस आयन को मुक्त करते हैं। देखिए कैसे, इसको हम इस तरह से ही कह रहे हैं कि HCl प्लस H2O गिव्स क्या आ जाएगा, H प्लस Cl माइनस। तो यहां पर HCl क्या हो गया, एसिड। HCl क्या है, एसिड। क्यों, क्योंकि इसने H प्लस को मुक्त किया हुआ है। अब ये H प्लस और यहां पर ये आपका H2O है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H प्लस क्या बना लेंगे, H3O प्लस NO3 माइनस। ठीक है, ये बना लेंगे। इसी तरह से CH3COOH
प्लस वाटर गिव्स क्या बन जाएगा, H3O प्लस H3O प्लस प्लस NO3 माइनस, ये प्रोडक्ट बने। इस तरह से ये भी एक एसिड ही है। ठीक, तो ब्रांसेट-लारी सिद्धांत क्या कह रहा है, हमारा ब्रांसेट-लारी सिद्धांत क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन को अपने जलीय विलयन में त्याग देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको, ये बात ब्रांसेट-लारी सिद्धांत के अनुसार हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, क्षार की। क्षारक, क्षारक क्या होते हैं, क्षारक को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्षारक का मतलब क्या होता है कि आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पर, फिर हम आते हैं आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पर। चलिए, अम्ल क्षारक को, क्षारक क्या है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या मुक्त करते हैं, OH आयन मुक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया, NaOH किसमें ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्षारक, ये हो गया क्षारक। इसी तरह से मान लीजिए हमने क्या ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, ये कितने आयन मुक्त करेगा, 2OH माइनस 2OH माइनस, OH माइनस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स Ca प्लस 2 प्लस 2OH माइनस। इसने क्या किया, OH माइनस को लूज किया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, क्षारक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्षारक हो गया। दैट्स इनफ। ये किसके अकॉर्डिंग आ गया, ये किसके अनुसार आ गया, आर्हेनियस सिद्धांत द्वारा। किसके आधार पर आ गया, आर्हेनियस सिद्धांत द्वारा। इसी जगह लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, जरा लॉरी सिद्धांत के अनुसार भी बता दें। लॉरी सिद्धांत के आधार पर हो जाएगा क्या, क्षारक वो हो जाएगा वे पदार्थ जो किसको, प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो मुक्त करे वे अम्ल, जो ग्रहण करे वो क्या, क्षारक। देखते हैं कैसे। अब जैसे मान लीजिए ये है NH3 प्लस H2O, ये क्या कर रहा है, ये H2O ने, इस H2O ने H प्लस को रिलीज किया तो बन गया NH3 ने एक्सेप्ट किया तो बना NH4 प्लस, और दूसरा क्या है, H2O ने H प्लस को रिलीज किया यानी मुक्त किया तो ये बना OH माइनस। वाटर ने क्या किया, एक प्रोटॉन रिलीज किया, मुक्त किया, तो वो क्या बन गया, OH माइनस, और NH3 ने क्या किया, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो बन गया NH4 प्लस। तो ये इसने एक्सेप्ट किया यानी ग्रहण किया, तो ये क्या कहलाया, क्षारक, ये कहलाया क्षारक। और ये क्या कहलाया, अम्ल। ये किसके आधार पर है, ये किसके बेस पर है, ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी सिद्धांत के अनुसार। और आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पर क्या है, बता ही चुके हैं कि जो हाइड्रोक्सिल आयन को त्यागे वे कहलाएंगे क्षारक। अब आते हैं लुईस धारणा के आधार पर। किस आधार पर, लुईस धारणा के आधार पर। लुईस धारणा के आधार पर क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, लुईस धारणा द्वारा अम्ल तथा क्षारक को स्पष्ट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है वे अम्ल कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हम AlCl3 है, AlCl3, यहाँ Al की बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है इसका 13, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। 13 का मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, 2,8,3, ये 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है। जब बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 Cl हैं, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो Al के पास साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों के अपने अपने होंगे। तो AlCl3 यहां पर देख लेते हैं, AlCl3, ये Cl, ये Cl और ये Cl, 3 Cl ने साझा किया। तो अब Al के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अष्टक पूरा नहीं है, यानी इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल। तो ये तो समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। लुईस अम्ल, इनको लुईस अम्ल भी कहते हैं। इनको बेटे क्या कहते हैं बच्चों? लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक उदासीन हो सकते हैं और दूसरे, एक उदासीन हो सकते हैं और दूसरे ऋणात्मक हो सकते हैं। एक उदासीन हो सकते हैं, दूसरे ऋणात्मक हो सकते हैं। अब उदासीन और ऋणात्मक जरा देख लें कैसे। ऋणात्मक, सबसे पहले हम बता रहे हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक जैसे Br माइनस Cl माइनस Cl माइनस Fi माइनस, तो ये सब ऋणात्मक आ गए। ठीक है, और जो उदासीन होंगे वो उदासीन कौन से होंगे, जरा ये भी देख लेते हैं। AlCl3, AlCl3, कॉमा FeCl2, FeCl2, SnCl4, ये सब क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? ये हो गए लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब आता है कि इसका क्षारक, लुईस धारणा द्वारा क्षारक कौन होते हैं? वे पदार्थ जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाए, जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाए। अब लोन पेयर, मैं पहले आपको लोन पेयर बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अमोनिया में एक N होगा और 3 H होंगे, 3 H, ये 3 H हो गए। नाइट्रोजन की बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक 7, 2,5, 2,5। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन ने साझा किया हुआ है, शेयर किया है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इन्हीं को हम कहते हैं लोन पेयर। इन्हीं को क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो यहाँ कम से कम यदि एक लोन पेयर है तो इसका मतलब वो क्या होगा? क्षारक। वो क्या होगा? क्षारक। और जितने भी क्षारक होते हैं इस आधार पर उनको हम कहते हैं लुईस क्षारक। उनको क्या कहते हैं? लुईस क्षारक। तो आपको ये बात भी समझ में आ चुकी होगी। ठीक, तो एक बार फिर से हम क्या कर देते हैं, इनको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नंबर पहला, अम्ल तथा क्षारक क्या होते हैं? आर्यन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट करो। तो वे आर्यन सिद्धांत के आधार पर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन का त्याग करते हैं। ठीक, जैसे HCl, HNO3, ये अपना अपना H+ निकाल देंगे और Cl- या NO3- बनाएंगे। दूसरा क्या आता है? दूसरा आ गया आर्यनीयस आधार पर ही क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? जो हाइड्रोक्सिल आयनों का त्याग करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग कौन करेगा? जिनके पास हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। जैसे NaOH, वो क्या करेगा? OH आयन का त्याग करेगा।
तो Na+ बनाएगा। इसी तरह से CaOH का होल ट्वाइस क्या करेगा, Ca+2 बनाएगा, OH आयन का त्याग करेगा। दैट्स राइट। तो जब ये निकालेंगे OH आयन तो वो क्या कहलाएंगे, क्षारक। अब बात आती है ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत के आधार पर। तो ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत के आधार पर क्या अम्ल तथा क्षारक कौन होते हैं? नंबर वन क्या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H आयन का त्याग करते हैं। H आयन का त्याग करते हैं, इसका मतलब जैसे HCl और HNO3, बिल्कुल एज इट इज जैसे आर्हीनियस सिद्धांत में पढ़ा। अब आप आते हैं कहां पर, उसके क्षारक पे। क्षारक किसको कहते हैं? क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं, जैसे NH3 ने प्रोटॉन को ग्रहण किया, क्या कहलाया? क्षारक कहलाया। यहां पे मैंने समझाया भी है कि NH3 प्लस H2O तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू NH4 प्लस OH प्लस NH4 प्लस, यार देखते हैं फिर से एक बार, NH3 प्लस H2O gives NH4 प्लस OH माइनस। यहां पर NH3 ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। दैट्स क्लियर। अब अगला देख लेते हैं, तो वो क्षारक होगा। लुईस धारणा द्वारा मैंने क्या बता दिया कि जिनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो अम्ल कहलाएंगे, और जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्षारक कहलाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अम्ल की भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन। ठीक, नंबर वन क्या है? आघात वर्धनीयता, ये भौतिक गुण है। आघात वर्धनीयता, वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पीटने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, उसका यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी सोडियम के टुकड़े को पीटें तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे किसी लोहे का पीस ले लें और उस पर हथौड़ा मारें तो लोहे का पीस क्या होता है, फैल जाता है। तो ये आघात वर्धनीयता कहलाती है। नंबर दूसरा क्या है? ये सब क्या आ रहे हैं? भौतिक गुण किसके? धातुओं के भौतिक गुण। दूसरा क्या है? तन्यता। आपने देखा होगा कि कॉपर का ये वायर होता है या एल्यूमिनियम का ये वायर होता है। ठीक, इसको कैसे बनाया जाता है? क्या ऐसे बनाया जाता है? नहीं, ये पीस होते हैं, कॉपर के पीस हुए, एल्यूमिनियम के पीस हुए, आयरन के पीस हुए, जिनको खींचा जाता है। जब इन पीसेस को हम खींचते हैं तो वो तार में परिवर्तित हो जाते हैं, तार में कन्वर्ट होते हैं। जब तार में कन्वर्ट होते हैं तो धातुओं का यह गुण उनकी तन्यता कहलाता है। तो मतलब धातुओं को खींचने पर उनका पतले तारों में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तन्यता। नंबर तीसरा क्या है? आघात वर्धनीयता हो गया, तन्यता हो गया, फिर क्या है? धात्विक चमक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है
धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे उनकी धात्विक चमक कहते हैं। जैसे गोल्ड है, सोना, सोने में एक अलग चमक होगी, चांदी में एक अलग चमक होती है, लोहे में अलग प्रकार की चमक होती है। तो इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, उनकी धात्विक चमक कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद चौथा क्या बता रहे हैं कि इनमें क्या ध्वनि, ये क्या उत्पन्न करते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि उत्पन्न करना, धातुएं जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, जब किसी दृढ़ वस्तु से टकराती हैं धातुएं, तो वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये धातुओं का ही लक्षण है, धातुओं के भौतिक गुण है। ठीक है। नंबर पांचवा क्या है, जरा ये आप देख लीजिए। नंबर पांचवा है क्या, नंबर पांचवा, इनमें वैद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये वैद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं धातुएं। आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी तार वायर डाले जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी घरों में हाउस वायरिंग के लिए जो तार डाले जाते हैं, तो एक रबड़ की कवरिंग होती है और उसके अंदर क्या होता है, या तो कॉपर का वायर होता है या एल्यूमिनियम का वायर होता है। ठीक है। तो उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। प्रवाह का मतलब वैद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, जिसे हम वैद्युत धारा का संचलन कहते हैं, वैद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं, तो ये धातुएं जो हैं, ये धातुएं वैद्युत धारा की सुचालक होती हैं। इसी प्रकार से ये धातुएं जो होती हैं, ये धातुएं ऊष्मा की भी अच्छी चालक होती हैं। मतलब कहने का ये है कि यदि आप किसी भी वायर को आपने यहाँ पर गर्म करना स्टार्ट किया, यहाँ पर आप गर्म कर रहे हैं, किसी बर्नर के थ्रू इसको आप गर्म कर रहे हैं, तो जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ पर आप टच करेंगे तो क्या होता है कि ये गर्म लगता है, ये तार गर्म लगने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि हीट आपने यहाँ किया, ऊष्मा आपने यहाँ दी और गर्म यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब कि जो ऊष्मा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से होता है। ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो उच्च ताप यहाँ है, निम्न ताप इधर है, तो निम्न ताप की ओर इधर या इधर आएगा। ठीक है। तो निम्न ताप की ओर आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको गर्म लगने लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो ये धातुओं के क्या है, भौतिक गुण है, धातुओं के भौतिक गुण है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण। नंबर पहला क्षार अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, ये धातु है प्लस अम्ल, धातु प्लस अम्ल इक्वल टू लवण
प्लस H2। धातु की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? अम्ल से। तो क्या प्राप्त होगा? लवण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। ठीक। और कौन सी धातु है? वे धातु है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसका मतलब ECS में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हो, हाइड्रोजन से ऊपर हो। वे धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्या करेंगी? हाइड्रोजन को मुक्त करेंगी और लवण बना देंगी। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अम्लों से क्रिया में क्या है? धातु की रिएक्शन अम्ल से हो रही है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। तो इतना समझ चुके हैं, जरा इसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं हम। कैसे? जैसे मान लीजिए Na ले लिया। क्या ले लिया? Na प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2। इसी तरह से Mg प्लस 2HCl गिव्स क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस H2। ठीक। तो अब इसका नाम क्या है? इसका नाम सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आपको पता चल गया कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन मुक्त कर देंगी। ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? अम्लों से क्रिया हो गया। दूसरा है क्षारों से क्रिया। क्षारों से क्रिया, यदि अम्ल से क्रिया की है तो क्षारों से भी क्रिया होगी। जो उभय धर्मी धातुएं हैं, उभय धर्मी धातुएं, वे क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती, लवण वो भी बनाएंगी, लेकिन उनके लवण विशेष प्रकार के होंगे। उभय धर्मी धातुएं जो अम्लों से भी क्रिया करें और क्षारों से भी क्रिया करें। वे धातुएं जो अम्ल से भी क्रिया करें और क्षारों से भी क्रिया करें, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उभय धर्मी धातुएं। जैसे उदाहरण, जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया? Zn, ये उभय धर्मी धातु है। जिंक, जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH, NaOH is equal to Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है। ये 2 Na2ZnO2, इसका नाम सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 प्लस H2, इसका नाम सोडियम जिंकेट,
सोडियम जिंकेट। इसी तरह से क्या ले लेते हैं, Al प्लस NaOH गिव्स क्या हो जाएगा, NaAlO2 प्लस H2, इसका नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब यहां पर इसको बैलेंस करना है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल और ऐड होगा। ठीक, कैसे करें, 2NaOH 2Al प्लस 2H2O, प्रोडक्ट क्या निकला, 2NaAlO2 प्लस 3H2। तो इस तरह से ये क्षारों से भी क्रिया करते हैं, ये क्षारों से भी क्रिया करते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी है। अम्ल के भौतिक गुण बता चुके हैं, अम्ल के रासायनिक गुण में पहला चल ही रहा है। ठीक है, अम्लों से क्रिया, दूसरा हो गया क्षारों से क्रिया। ठीक है, तो ये किसके गुण आ गए, धातुओं की, अम्ल धातुओं के गुण अम्लों से, नंबर सेकंड क्षारों से। इसके अतिरिक्त क्या बता रहे हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुण। फिर क्या आता है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल हम उनको कहते हैं जिनके आयनन की मात्रा कम होती है। प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, वे प्रबल अम्ल जरा ध्यान से देखिएगा, प्रबल अम्ल जिनकी आयनन की मात्रा अधिक, वे अम्ल जिनके आयनन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HClO2, ये सब क्या हो गए। एक और है HClO3, HClO4, ये सब प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, वे अम्ल जिनके आयनन की मात्रा अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये हो गए प्रबल अम्ल। अब इसकी जगह हम क्या बताने जा रहे हैं, दुर्बल अम्ल। क्या बताने जा रहे हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जिनके आयनन की मात्रा कम होती है, आयनन की मात्रा कम होती है।
वे अम्ल जिनके आयन की मात्रा कम होती है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, H3PO3, H3PO4, H2CO3, ये सब क्या हो गए? दुर्बल अम्ल। ये दुर्बल अम्ल हो गए। इसके बाद दुर्बल अम्ल हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? प्रबल तथा दुर्बल क्षार क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? प्रबल तथा दुर्बल क्षार क्या होते हैं? प्रबल तथा दुर्बल क्षार क्या होते हैं? प्रबल तथा दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वो यहां पर आया। नेक्स्ट क्या है? प्रबल तथा दुर्बल क्षार क्या होते हैं? जरा इनको भी देख लेते हैं। प्रबल क्षार, वे क्षार जिनके आयन की मात्रा अधिक होती है प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गए प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार क्या हो जाएंगे? जरा इनको भी देख लेते हैं। दुर्बल क्षार, वे क्षार जिनके आयन की मात्रा कम होती है। वे क्षार जिनके आयन की मात्रा कम होती है, दुर्बल क्षार। फॉर एग्जाम्पल NH4OH, और ZnOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो ये हमारे दुर्बल क्षार हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में। ठीक है, थैंक यू।